हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम वीडियो का पेपर हल करेंगे जो 2018 में आया था। तो उस पेपर में जो 50 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पैराग्राफ आया था पहला, ये इसमें है, अपने प्रियजनों से रहित किस राज्य का काम प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत का मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम प्राप्त नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य के कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रपूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब ही जगत के सुख और खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करती है। तो देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। पहला है, किससे रहित राज्य किस काम का है। तो भद्रजनों से रहित, प्रियजनों से, शिक्षजनों से। तो इसका जो आंसर है वो है आपका, देखिए ये लिखा है प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो प्रियजनों वाला आएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो इसका ये सी वाला, ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जगत शब्द का अर्थ क्या है। तो जगत शब्द का अर्थ जो है देश, समाज, संसार या प्रदेश। तो ये संसार जो है वो जगत शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन जो है वो बी आपका राइट है, संसार। निष्फल का अर्थ क्या है। अधूरा, सार्थक, फलदायी या व्यर्थ। तो इसमें जो है वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यर्थ। व्यर्थ जो है वो निष्फल का अर्थ है, व्यर्थ। अगला है कि सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जीवन को सुख में बनाना, जीवन को दुख में बनाना, ये गलत है। खेतों की सिंचाई करना, ये भी गलत है। जीवन को कष्ट में डालना, ये भी गलत है। केवल पहला ही सही है, जीवन को सुख में बनाना। अगला इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर क्या है। तो दीर्घ स्वर जो है वो बड़ा ई होता है। इसमें जो छोटी ई है वो हर्ष स्वर होता है, और ए जो है वो ये संयुक्त स्वर होते हैं, ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो या, रा, ला, वा होते हैं। या, रा, ला, वा। तो ये जो बा है वो अंतस्थ व्यंजन आएगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण जो है वो आपका गा हो जाएगा, गा। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और उसके अलावा दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण आ जाए या सघोष, तो वो एक ही अर्थ होता है। तो किसी भी वर्ग का पीछे के 3 यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये घोष वर्ण कहलाते हैं या सघोष वर्ण, जबकि पहला और दूसरा अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें घोष वर्ण कहा है, यानी कि पीछे के 3 में से कौन सा आएगा। का देखिए शुरू में आता है, ये नहीं होगा। चा वाला भी शुरू में आता है, टा वाला भी शुरू में आता है, ये नहीं होगा। केवल जा होगा। जा जो है वो घोष वर्ण होगा। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो जो ओष्ठ से बोले जाते हैं वो ओष्ठ वर्ण है। तो इसमें ऊ जो है वो ओष्ठ वर्ण है। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए जो कंठ से बोले जाते हैं वो छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा, ये जो वो कंठ से बोले जाते हैं। तालु से ई और चा वर्ग और यासा। इसके अलावा मूर्धा से रिर बोला जाता है। टा वर्ग के सभी टाठा, डाढ़ा, अणा तक और रा और सा। ओष्ठ से क्या बोला जाता है, ऊ और पा वर्ग। दंत से ता वर्ग और ला और सा। नासिका से अंग, अड़ा और वा और अणा होता है। इनमें से योगरूढ़ शब्द कौन सा है। पीला, पर, दूध वाला और जलज। देखिए योगरूढ़ शब्द वो होता है जो खुद अपना अर्थ न देकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ बताता है। जैसे जलज, जलज के हम टुकड़े करेंगे तो जल प्लस जा हो जाएगा, जल प्लस जा। तो जल प्लस जा हो जाएगा तो जलज। तो जलज में क्या होता है कि जल मानी होता है जल में और जा मानी उत्पन्न। तो जल में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम जलज, जलज कहते हैं। तो इससे पता जो जलज होगा वो योगरूढ़ शब्द होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महा प्लस उत्सव, यानी कि ये वाला सी वाला सही है। अगला है बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा,
यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मानी उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है, तो इसमें आ जो है वो बड़ा आ उपसर्ग होगा। तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें ईया जो है वो पीछे लगा हुआ है, तो इसमें रसोईया, इसमें ईया प्रत्यय है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, इसमें क्षेत्र होगा। क्षेत्र जो है वो ए ऑप्शन जो है वो आपका तत्सम है। बाकी गाय तद्भव है, गधा तद्भव है और घर भी तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव? तो तद्भव कौन सा शब्द है? यौवन जो है वो तत्सम है, निर्झर भी तत्सम है, स्थान भी तत्सम है, केवल जीव जो है वो तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें गोबर है, हल्दी है, घोड़ा और कटोरा। तो कटोरा जो शब्द होगा वो आपका देशज शब्द होगा। कटोरा, लोटा, इस तरीके से ये सब, जूता, ये सब देशज शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? विदेश से कौन सा आया? तो टिकट। टिकट जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो यही विदेशज शब्द में आएगा, विदेशी शब्द में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा कौन सा है? हरा। देखिए हरा तो विशेषण होता है, पतला कि कोई व्यक्ति पतला है, ये सब विशेषण है। गहरा भी विशेषण है, लेकिन सभा जो है वो सभा, ये जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा में आ जाएगा सभा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए नींद, नींद कोई सर्वनाम नहीं है, सफाई भी सर्वनाम नहीं है, रोग भी सर्वनाम नहीं है, लेकिन कौन, कौन जो शब्द है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द क्या है? तो लड़कपन, कठोरता, उचित और घबराहट। तो जो लड़कपन है और कठोरता और घबराहट, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, जबकि उचित जो है वो आपका विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया किसी से काम कराने वाली क्रिया होती है। जब व्यक्ति खुद काम न करके किसी दूसरे से काम कराता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसमें जो है उठना, ये व्यक्ति खुद ही उठेगा, चमकना व्यक्ति खुद ही चमकेगा, देना किसी को खुद ही देगा, लेकिन गिराना ये किसी के द्वारा गिरवाया जाता है। तो इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? अव्यय जो है वो ठीक होगा। ठीक जो वर्ड है यानी कि बी ऑप्शन, ये अव्यय ठीक है। कृष्णा ये संज्ञा है, उत्तर ये संज्ञा है ये भी, और जापान ये भी स्थानवाचक संज्ञा है। जबकि ठीक क्या है? ठीक जो है वो आपका अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कर्ता, क्रिया, कर्म और लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं और इन्हें ही अविकारी शब्द कहते हैं। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पक्षी का पर्यायवाची देखिए मीन मछली का पर्यायवाची है, वृंद समूह का पर्यायवाची है, भूधर, इसमें जो है बिहग, बिहग जो है वो पर्यायवाची डी ऑप्शन जो है सही है, ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। भूधर की बात करें तो भूधर जो है वो आपका पर्वत का पर्यायवाची है। जटिल, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम होगा आपका सरल। जो देने योग्य होता है उसे दे कहते हैं, दे, और जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। जो ग्रहण करने योग्य हो वो गे, और जो पीने योग्य हो वो पिए। दिन और दीन, इनका सही अर्थ क्या होगा? तो दिन मानी होता है दिवस और दीन मानी होता है गरीब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द वो होता है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो इसमें साहस, अंबर, पुस्तक और बालक। तो अंबर जो है इसके दो अर्थ होते हैं, एक कपड़ा और एक आकाश। तो इसमें जो है वो अंबर वो है वो राइट जवाब हो जाएगा, यही अनेकार्थक शब्द है। शुद्ध वर्तनी इसमें से पहचाननी है। तो परीक्षण ये भी गलत लिखा हुआ है, परीक्षा यही सही है, प्राण, प्राण भी गलत है, प्राण होता है पूज्य, तो पापे बड़ू ऊ की मात्रा होगी, तो ये सभी गलत हैं। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला, केवल परीक्षा जो है वो सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो प्रादेशिक, प्रादेशिक सही है, व्याप्त भी सही है, माधुर्य भी सही है। प्रामाणिक ये जो गलत है, प्रामाणिक लिखा जाता है इस तरीके से, प्रामाणिक, प्रामाणिक गलत है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अधिकरण कारक का परसक कौन सा है? तो अधिकरण के बाद में और पर आता है। अधिकरण का जो परसर्ग है वो में और पर है, तो में तो इसमें है नहीं, केवल पर जो है ये वाला सही हो जाएगा। ये सब उन कारक और उनकी विभक्तियां हैं। देखिए कर्ता, कर्ता का जो होता है, देखिए कर्ता का, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर आएगा। संबोधन हे वो अरे,
इसमें आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो देखिए क्षमा क्षमा दी जाती है तो स्त्रीलिंग है, घटना घटना घटित होती है तो स्त्रीलिंग है, रीति रीति से कार्य किया जाता है तो ये रीति भी जो है वो स्त्रीलिंग है। जबकि क्षेत्र कि भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है तो ये जो है पुल्लिंग है, क्षेत्र जो आपका पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। दुख, लेख, स्पर्श और गरिमा, तो गरिमा जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो सदैव बहुवचन में आपका गाय एक वचन में आ सकती है, कि नारी भी एक वचन है, लता भी एक वचन, लेकिन दर्शन किए गए, तो दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। दर्शन और एक प्राण शब्द होता है, उसका भी प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण क्या है? तो भूतकाल में वही जो कार्य बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें था, थी, थे आदि आते हैं तो इसमें था वाला एक ही है, ये बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से आपको भाववाच्य पहचानना है। भाववाच्य, इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है, तो ये कृतवाच्य हैं दोनों। ये जो है वो कर्मवाच्य, पत्र लिखा जाता है, और मोहन से बैठा नहीं जाता ये भाववाच्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो इसका डी ऑप्शन वो राइट जवाब है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला है कि मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है, इसमें कहाँ गलती है? तो इसमें या तो होना चाहिए मुझे विद्यालय जाना है, या फिर मैंने की जगह ये होना चाहिए मैं विद्यालय जाता हूँ। मैंने की जगह मुझे ही आना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है, इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। अगला आपको चिन्ह पहचानना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अचानक से आफत में आ जाना, इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। स्वावलंबी होने का अर्थ क्या है? तो इसका पौ बारह होना गलत, पानी फेर देना ये भी गलत है, पैरों पर खड़ा होना ये ही सही है, फूंक फूंक कर पैर रखना ये गलत है, तो केवल सी ऑप्शन इसका सही है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, ये इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म और फल में कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो सी और डी तो ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता या जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें बी वाला जो है वो ज़्यादा सही है। लाभ ही लाभ होने का अर्थ क्या है? तो पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना ये जो है वो लाभ ही लाभ होना का अर्थ है। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? तो मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्यानुवाद कहलाता है। ब्रज भाषा जो है वो किस हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये एक शब्द इसमें अंग्रेजी का पूछ लिया गया था कि अमेंडमेंट का अर्थ क्या है? तो अमेंडमेंट जो होता है वो संशोधन का अर्थ है, संशोधन का अर्थ है अमेंडमेंट। ये रचना पूछ लिया गया था कि सूर सागर की रचना किसने की थी? तो ये सूरदास जी ने की थी सूर सागर की रचना। इनकी और रचनाएं बहुत फेमस हैं, जैसे सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल के कवि जो है वो बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये सभी 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और बाकी के 3 शिफ्ट के भी क्वेश्चन हम आपको जल्द ही कल ही कराएंगे, तो आप देखते रहें। और वीडियो के पेपर की तैयारी भी हम बहुत तेज़ी के साथ इसी चैनल पर कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।